हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन के कॉमस, उनका एक वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है कॉमस, उसको डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। इसके पहले मैंने जॉन मिल्टन जी के वर्क को एल एलिग्रो को मैंने किया है, डिस्कस कर लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे एल एलिग्रो को आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम कॉमस को देखने वाले हैं। कॉमस को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है उनका, और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क में से एक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कॉमस अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, ये उसका फुल टाइटल है। जनरली हम कॉमस के नाम से इसको एड्रेस करते हैं, बट इसका जो फुल टाइटल है मास्क, ये एक मास्क है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये एक मास्क है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी मास्क, जो कि प्रेजेंटेड एट लडलो कासल कब आया था? 1634 में आया था। ये टाइटल है। आगे हम पढ़ने वाले हैं। दी वर्क इज़ अ मास्क। देखिए, इस टाइप का भी आप लिख सकते हैं और इस टाइप का भी लिख सकते हैं, मास्क। दी वर्क इज़ अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी। तो इन्होंने ये जो इनका वर्क है मास्क, ये किसके सम्मान में है? तो चैस्टिटी के सम्मान में लिखा गया था। ये आपने ध्यान रखना है, चैस्टिटी के सम्मान में। ये इसकी थीम आप देख सकते हैं, इस प्ले की ये थीम है कि जो वर्क है कॉमस, ये चैस्टिटी के सम्मान में एक कॉमस है, ये जो वर्क इनका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकलमस 1634 बिफोर जॉन एगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट लडलो कैसल। यहाँ इसको पहली बार प्रेजेंट कब किया गया था? माइकलमस पर किया गया था 1634 में, जॉन एगर्टन के सामने किया गया था। जॉन एगर्टन कौन है? ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर हैं, कि कहाँ के? लडलो कैसल के। लडलो कैसल के ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर जॉन एगर्टन के सामने माइकलमस पर मास्क को क्या किया गया था? प्रेजेंट किया गया था। किस वजह से किया गया था? इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। यहाँ की कहने का मतलब है कि लॉर्ड प्रेसिडेंट वेल्स के अर्ल के न्यू पोस्ट के सेलिब्रेशन में लडलो कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर यानी कि जॉन एगर्टन के सामने इसको प्रेजेंट किया गया था 1634 में। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते भी हैं कि इसको प्रेजेंट किसके सामने किया गया था। तो यही आपका आता है, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ भी चुके हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वर्क इज़ पॉपुलरली नोन एज अ कॉमस। ये जो वर्क है ये प्रसिद्ध है किसके नाम से? कॉमस के नाम से ये वर्क पॉपुलर है। द कंप्लीट टाइटल ऑफ दिस वर्क, इस वर्क की कंप्लीट टाइटल क्या है? अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल 1634। ये आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने जैसे बताया, इसका फुल टाइटल यही है, लेकिन जनरली हम कॉमस से संबोधित कर देते हैं कॉमस, लेकिन इसका फुल टाइटल ये है, याद रखना है। ऑन नाइट बिफोर द राइट माइकलमस ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर विस्काउंट ब्रैकली लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स एंड वन ऑफ हिज माइस्टियस मोस्ट ऑनरेबल प्रीवी काउंसिल। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये इनका जो फुल टाइटल है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्या है? 1634 में मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल 1634 में आया था, जो ऑन मिशेल मास नाइट यानी कि राइट ऑनरेबल ब्रिजवाटर के इवोन अर्ल विस्काउंट ब्रेकली वेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट और उनके मेस्टीज के सबसे सम्माननीय प्रीवी काउंसिल में से एक के सामने था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमस वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637। तो कॉमस को ना एनोनिमसली 1637 में प्रिंट किया गया था। किसमें? क्वार्टो में किया गया था, ये ध्यान रखना है। इशूड बाय एक बुक सेलर थे हम्फ्री रॉबिन्सन, इनके द्वारा जारी एक क्वार्टो था। क्वार्टो में उन्होंने एनोनिमसली 1637 में कॉमस को मुद्रित किया था, यानी कि प्रिंट किया था, यह ध्यान रखना है। उसके बाद मिल्टन ने क्या किया था? मिल्टन इंक्लूडेड द वर्क इन हिज पोएम्स ऑफ 1645 एंड 1673। मिल्टन ने इस वर्क को 1645 और 1673 के अपनी पोएम में शामिल उन्होंने किया था, अपनी पोएम्स में शामिल कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ जहाँ लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सारा लगाते जाऊँगी। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं, बाकी स्किप करने वाले हैं। वो आप लोग, इसका PDF मिलेगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जा रही हूँ।
मिल्टन रोट 2 मास्क। जनरली हम जानते हैं कि मिल्टन ने कितने मास्क लिखे हैं, 2 मास्क लिखे हैं। पहला क्या है, आर्केड्स, दूसरा क्या है, कॉमस है। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज मास्क, ये जो मास्क यानी कि ये दोनों जो मास्क हैं ये लिखे किसके गए हैं, वर रिटन फॉर मेंबर ऑफ द सेम नोबल फैमिली। यानी कि ये जो दोनों मास्क उन्होंने लिखे थे, मिल्टन ने लिखे थे, किसके लिए, एक ही कुलीन परिवार के सदस्यों के लिए उन्होंने लिखा था। सिर्फ सेम नोबल फैमिली के लिए, उनके सदस्यों के लिए इन्होंने इस मास्क को लिखा था। अब यहाँ पे बात हो रही है आर्केड्स की, यहाँ पे बात हो रही है आर्केड्स की। आर्केड्स उन्होंने क्यों लिखा था, तो जनरली हम जानते हैं कि कॉमस लिखा गया था ऑनर ऑफ चैस्टिटी, चैस्टिटी के सम्मान में। आर्केड्स किसके सम्मान में लिखा गया था, तो आर्केड्स वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ द काउंटेस डाउजर ऑफ डर्बी। ये ध्यान रखना है कि जो आर्केड्स है वो डर्बी के काउंटेस डाउजर के सम्मान में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भाई इतना मैं इसको कर दे रही हूँ, ठीक है। और कॉमस वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ जॉन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। यही क्वेश्चन पूरा पूछ लिया जाता है, हु वॉज बोथ हर स्टेपसन एंड सन इन लॉ। तो और कॉमस कब लिखा, मतलब कॉमस किसके सम्मान में लिखा गया था, तो जॉन के यानी कि जॉन एगर्टन के सम्मान में लिखा गया था। ये कौन थे, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, ध्यान में रखना है। और जो कौन थे ये भी ध्यान रखना है कि जो उनका सौतेला बेटा भी था और दामाद दोनों थे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये आर्केड्स का हो जाता है, कॉमस का हो जाता है। किसकी थीम क्या है, कॉमस ऑनर ऑफ चैस्टिटी के लिए लिखी गई है और आर्केड्स ऑनर ऑफ द काउंटेस डाउजर ऑफ डर्बी के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अमंग्स द चिल्ड्रन ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर वर 3। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के बच्चों में से 3 ऐसे थे। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों ने क्या किया था, इसमें भूमिका निभाई थी, रोल प्ले किया था, किसमें, कॉमस में। तो इनके तीनों बच्चों का नाम क्या क्या है ये चीज़ें देखेंगे। वर 3 हु टुक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमस। तो सेम वही चीज़ कह रहा है कि अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के जो बच्चे में से 3 ऐसे थे जिन्होंने कॉमस को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, यानी कि उसमें एज ए प्ले उन्होंने क्या किया था, भूमिका निभाया था। सबसे पहले उनकी बेटी का नाम था एलिश, किसके, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के, जो जॉन एगर्टन थे, इन्हीं के सम्मान में बनाया गया था, इन्हीं के सम्मान में कॉमस को लिखा गया था, प्रेजेंट किया गया था। और इनकी बेटी थी, एलिश नाम था, क्या है, हिज यंगेस्ट डॉटर, इनकी यंगेस्ट डॉटर थी। देन अबाउट 14 ईयर्स ऑफ एज, उस समय इसकी उम्र कितनी थी, तो उस समय इसकी उम्र 14 साल की थी। हु अपीयर्ड एज द लेडी, जो द लेडी की भूमिका निभाई थी कॉमस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉमस में जो द लेडी की भूमिका किसने निभाया था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर की बेटी एलिस ने निभाया था। ओके, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट वन है जॉन विस्काउंट ब्रेकली हु टुक द पार्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। और जो द लेडी हमने देखा था कि 2 भाई और एक बहन की कहानी है कॉमस में, दोनों क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। ये लेडी जो होती हैं, लड़की जो होती है, ये अपने भाइयों से बिछड़ जाती है। तो ये पता चल गया द लेडी एलिस ने भूमिका निभाई थी। अब वो जो बड़ा भाई था वो कौन था, वो जॉन विस्काउंट ब्रेकली था, जिन्होंने एल्डर ब्रदर का पार्ट लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, जॉन विस्काउंट ब्रेकली जिन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है थॉमस एगर्टन हु अपीयर्ड एज द सेकेंड ब्रदर। तो थॉमस एगर्टन कौन थे, जिन्होंने दूसरे भाई के रूप में दिखाई दिए थे कॉमस में। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1 मिनट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के 3 बच्चे थे जिन्होंने कॉमस में भूमिका निभाई थी, एलिस, जॉन विस्काउंट ब्रेकली एंड थॉमस एगर्टन। तो एलिस की कॉमस में क्या थी, द लेडी थी, एंड जॉन विस्काउंट ब्रेकली ये बड़े भाई के रूप में भूमिका निभाए थे, और थॉमस एगर्टन ये सेकंड भाई के यानी कि दूसरे भाई के रूप में भूमिका निभाए थे। इतना हमको पता चल गया। आगे देखेंगे हम वी डू नॉट नो हु एक्टेड द पार्ट्स ऑफ कॉमस एंड सबरीना। मतलब अब हम जान गए हैं कि कॉमस में किसने द लेडी का किरदार निभाया था, बड़े भाई का किरदार किसने निभाया था, दूसरे भाई का किरदार किसने निभाया था, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कॉमस और सबरीना का किरदार किसने निभाया था, ये नहीं पता है। इस प्ले में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही कहीं मेंशन है, ये पता नहीं है। बट द पार्ट ऑफ द अटेंडेंट स्पिरिट, अच्छा कॉमस में अटेंडेंट स्पिरिट भी रहता है, ये इसकी भूमिका किसने निभाई थी, वॉज टेकन बाय हेनरी लॉज। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो अटेंडेंट की भूमिका निभाई थी वो हेनरी लॉज के द जेंटलमैन ऑफ चैपल
रॉयल एंड वन ऑफ हिज मैजेस्टीज प्राइवेट म्यूजिशियंस। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका थी वो हेनरी लॉज के चैपल रॉयल के सज्जन और महामहिम के निजी संगीतकारों में से उन्होंने एक ली थी। तो सिंपली कहने का मतलब है कि अटेंडेंट स्पिरिट का रोल किसने निभाया था? हेनरी लॉज ने निभाया था। हेनरी लॉज कौन थे? जो चैपल रॉयल के जेंटलमैन थे और उनके मैजेस्टीज के प्राइवेट म्यूजिशियन में से एक थे। ये ध्यान रखना है, ओके। उन्होंने ही ली थी, चैपल रॉयल के जो जेंटलमैन हैं और जो आपके उनके मैजेस्टीज प्राइवेट म्यूजिशियन में से एक ने ली थी। ये ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अटेंडेंट स्पिरिट का रोल किसने निभाया था? हेनरी लॉज ने निभाया था। बाकी हमको सब पता चल गया, बट कॉमस और सबरीना का रोल किसने निभाया था ये कहीं मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे The Earl's children were his pupils and the masque was naturally produced under his direction. Milton's friendship with Laws is shown by the sonnet which is the poet addressed to the musician. यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अर्ल के जो बच्चे थे वो उनके प्यूपिल्स थे, जो अर्ल के बच्चे थे उनके शिष्य थे, और जो मास्क था वो स्वाभाविक रूप से उनके निर्देशन पर तैयार किया गया था। किसके? अर्ल के, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के। ध्यान रखना है। और क्या कह रहा है कि लॉज के साथ जो मिल्टन की दोस्ती को वो सोनेट द्वारा दिखाया गया था, जिसे कवि ने संगीतकार को संबोधित किया था। ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ वही चीज़ कह रहा है कि मिल्टन की जो लॉज की जो दोस्ती थी मिल्टन के साथ वो सोनेट के द्वारा दिखाया गया है। यही सोनेट है, और जिसे पोएट ने किसे म्यूजिशियन को एड्रेस किया है, यही सोनेट के द्वारा मिल्टन और लॉज की दोस्ती को दिखाया गया है। चलो इसको स्किप करते हैं, आगे हम देखते हैं। ये सोनेट है वो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू बी नोटेड। क्या है इसको देखते हैं। We must remember also that it was to Laws that Milton's Comus owed its first publication, and as we shape from the dedication prefix to the text that he was justly proud of his share in its first representation. यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसा ही होना था, कि लॉस का कहना है कि मिल्टन के जो कॉमस है उसका पहला जो पब्लिकेशन था, पब्लिकेशन मिला था मिल्टन को, मिल्टन की कॉमस का मतलब लॉस को पहला पब्लिकेशन मिला था। और जैसे कि हम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का प्रीफिक्स्ड है उसका जो डेडिकेशन है, यानी कि जैसे कि हम पाठ के जो प्रीफिक्स्ड में यानी कि उपसर्ग में लगाए गए समर्पण से देखते हैं कि उन्हें इसके पहले प्रतिनिधित्व में अपने हिस्से पर गर्व था। ऐसा कौन कहता है? लॉज, ठीक है। लॉज का कहना है, और किसे कहा जाता है? मिल्टन को कह रहे हैं वो। आगे हम देखेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। मेजर कैरेक्टर्स इन मिल्टन्स कॉमस, मेजर कैरेक्टर्स इन मिल्टन्स कॉमस, मिल्टन के कॉमस के मेजर कैरेक्टर कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। तो थायरिसिस, सबसे पहले थायरिसिस देखेंगे। थायरिसिस कौन है? वो अटेंडेंट स्पिरिट है बच्चों के, यानी कि बच्चों की सहायक आत्मा, बच्चों की वो अटेंडेंट स्पिरिट है वो थायरिसिस। अच्छा, थायरिसिस का रोल किसने किया था? अभी हमने पढ़ा, हेनरी लॉज ने किया था। ये ध्यान में रखना है, हेनरी लॉज ने किया था थायरिसिस का, ओके। और द लेडी का किसने किया था? एलिश ने किया था। ये ध्यान रखना है। बाकी दोनों भाइयों का किसने किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है सबरीना। सबरीना कौन रहती है? तो ये भी मिल्टन के कॉमस की मेन मेजर कैरेक्टर है सबरीना। एक निम्फ है ऑफ द रिवर सेवरन, यानी कि सेवरन नदी की एक अप्सरा है सबरीना। कॉमस है, कॉमस कौन है? ओके, तो कॉमस कौन है? एक नेक्रोमैंचर एंड सेड्यूसर है। ओके, तो कॉमस कौन है? एक नेक्रोमैंचर है एंड सेड्यूसर है। नेक्रोमैंचर मतलब जादूगर, ओके, जादूगर हैं, एंड सेड्यूसर जो प्रलोभक होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो ये आपके मिल्टन के कॉमस के मेजर कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हेनरी लॉज हु प्लेड द पार्ट ऑफ थायरिसिस। तो हेनरी लॉज जो हैं जिन्होंने थायरिसिस की भूमिका निभाई थी, ये एक म्यूजिशियन थे, ये याद रखना है, एंड कंपोज़र भी थे, ये भी याद रखना है। द म्यूज़िक टीचर ऑफ एगर्टन चिल्ड्रन, तो हेनरी लॉज ये कौन थे? ये म्यूज़िक टीचर थे एगर्टन के बच्चों के। एंड द कंपोज़र ऑफ द म्यूज़िक फॉर द सॉन्ग्स ऑफ कॉमस, और कॉमस के गीतों के ये कंपोज़र, जो कॉमस के गीतों की जो संगीत थी उसके कंपोज़र भी थे, ये भी ध्यान में रखना है। कॉमस के गीतों की जो संगीत के ये कंपोज़र भी थे। तो हेनरी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ओके। मैं इन पे कर दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हेनरी लॉज। आगे हम आएंगे। नेक्स्ट है द चीफ पर्सन्स विच प्रेजेंटेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वर। अब यहाँ पे अभी हमने बताया
कि जो चीफ जो पर्सन्स थे, यानी कि जो दो भाई और एक बहन, जो स्टोरी थी कॉमस में, उन्होंने ये एगर्टन के बच्चे थे, एक एलिस थी और उनके दो भाई लॉर्ड ब्रेकले एंड थॉमस एगर्टन, ये दोनों भाई थे। तो ये दोनों ने ही भूमिका निभाई थी। द लॉर्ड ब्रेकले ये एल्डर ब्रदर थे एंड मिस्टर थॉमस एगर्टन ये सेकंड ब्रदर थे। और द लेडी, जो द लेडी के नाम से एड्रेस है उसमें कॉमस में, तो ये एलिस एगर्टन थी। इन्होंने ही तीनों ने भूमिका निभाई थी। दीज आर 3 सीन्स विच मे बी ब्रीफली करेक्टराइज दस। तो 3 ऐसे सीन हैं जिसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखते हैं। तो जो कॉमस शुरू होता है उसमें किस चीज़ को दिखाया जाता है। सीन फर्स्ट में जो जंगल की सीन दिखाई जाती है, ये ध्यान रखना है। उसमें क्या होता है, जंगल की सीन से स्टार्ट होता है। जो सीन फर्स्ट है वो जंगल के सीन से स्टार्ट होता है। टेम्प्टर एंड टेम्प्टेड, ये जो लाइन फर्स्ट से लेके 698 लाइन तक ये चलती रहती है, जो टेम्प्टर एंड टेम्प्टेड रहता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, टेम्प्टर एंड टेम्प्टेड दिखाया जाता है जब प्रलोभक होता है। ये सारी चीज़ें कॉमस जब जंगल से शुरुआत होती है, जब एक बहन दो भाई जाते हैं और दोनों जब बिछड़ जाते हैं तो फिर कॉमस आता है। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं इनमें। सीन 2 में क्या होता है, कॉमस आता है। फर्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है, सीन फर्स्ट में कॉमस आता है, उसे अपने जादू से कैद कर लेता है। ये सारी चीज़ें इसमें। सीन 2 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जादू से कैद करके ये कॉमस का महल दिखाता है। सीन सेकंड में लाइंस आपके 659 1958 तक है। तो इसमें क्या दिखाता है कि कॉमस का महल दिखाता है, जिसमें वो क्या करता है, जिसे वो टेम्प्ट कर देता है अपने जादू से, फिर अपने महल में लेके चला जाता है। बाद में फिर इसी सीन में रेस्क्यू भी होता है। इनके दोनों भाई और स्पिरिट ऑफ अटेंडेंट और सबरीना सब मिल के उसे क्या करते हैं, बचाते हैं द लेडी को। सीन थर्ड में क्या दिखा देता है, प्रेसिडेंट कैशल। जो प्रेसिडेंट कैशल है उसके बारे में दिखा देता है, यानी कि ट्रायम्फ यानी कि विजय के बारे में दिखाई देता है। ओके, आगे यहाँ पे क्या होती है, ओकेशन सेलिब्रेटेड इन कॉमस। कॉमस में जो ओकेशन को, जो अवसर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कह रहा है कि दिस मास कॉमस सेलिब्रेट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ जॉन एगर्टन, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड विस्काउंट ब्रेकली एंड अ मेंबर ऑफ चार्ल्स IS प्रीवी काउंसिल एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये जो कॉमस है, ये जो मास्क है कॉमस, इसमें ब्रिजवाटर और विस्काउंट ब्रेकली के अर्ल और चार्ल्स प्रथम के प्रीवी काउंसिल, चार्ल्स फर्स्ट के प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो जॉन एगर्टन के वेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट के रूप में स्थापना का जश्न मनाता है। एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के रूप में इसकी स्थापना का जश्न मनाता है। In addition to various English and Welsh dignitaries, the installation was attended by Egerton's wife and children, the latter. या इसमें क्या होती है कि विभिन्न अंग्रेजी जो वेल्स गणमान्य होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के अलावा इस स्थापना में कौन कौन भाग लेता है, एगर्टन की पत्नी भी लेती है और बच्चों ने भी भाग लिया था। ये ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे तो एलिस जो रहती हैं, द लेडी का जो रोल निभाती हैं, वो एलिस रहती हैं। वो 15 साल की रहती हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया 14 साल का है ऊपर, तो ऐसे ही 14 एंड 15 ईयर्स ओल्ड। जॉन है, जो जॉन आपके हैं, वो आपके पहले ब्रदर थे। जो पहला एल्डर ब्रदर था वो 11 साल का था। एंड थॉमस जो सेकंड ब्रदर थे वो 9 ईयर्स के थे। ऑल हैड पार्ट्स इन द ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, यानी कि सभी ने नाटकीय मनोरंजन में भूमिका निभाई थी अपना। अच्छा ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। अब यहाँ पे स्टोरी दी गई है, कॉमस की स्टोरी थोड़ा सा दिया गया है, प्लॉट कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टोरी कॉमस की। तो इसमें क्या होता है, ये मास्क जो है, ये जो मास्क है आपका जो कॉमस है, डेवलप द थीम ऑफ अ जर्नी थ्रू द वुड्स बाय द 3 एगर्टन चिल्ड्रन इन द कोर्स ऑफ विच द डॉटर कॉल्ड द लेडी is separated from her brothers. The virtuous lady encounters evil sorcerer Comus, son of Bacchus and Circe, who imprisons her by magic in his palace. तो इतना पहले समझते हैं इसमें क्या होता है। ये जो मास्क है, इसमें 3 एगर्टन के बच्चों द्वारा जंगल के माध्यम से एक यात्रा के विषय को विकसित करता है। यानी कि एगर्टन के तीनों बच्चे रहते हैं, तीनों क्या करते हैं, अपने अपने रोल प्ले करते हैं इसमें। तो जो एलिस रहती हैं वो द लेडी का रोल प्ले करती हैं। बाद में जिसके दौरान उनकी जो बेटी है एगर्टन की बेटी, जिसे लेडी कहा जाता है एलिस को, वो क्या होते हैं, अपने भाइयों से, ये तीनों जाते हैं जंगल में जाते हैं और फिर क्या होती है, जो द लेडी है वो अपने भाइयों से अलग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे सेपरेटेड फ्रॉम द वर्चुअस लेडी, यानी कि जो वर्चुअस लेडी का सामना किससे होता है, एक
एविल से होता है, एक ये समझ ले कि एक दुष्ट जादूगर कॉमस से होता है। ठीक है, जब ये अपने भाइयों से अलग हो जाती है द लेडी ना, तो इसका सामना किससे होता है, एक एविल सॉरिसरर कॉमस से होता है, यानी कि एक दुष्ट जादूगर से होता है। ये कौन रहता है दुष्ट जादूगर, ये बैकस एंड सिरसे, ये बैकस एंड सिरसे का बेटा रहता है, ये ध्यान रखना है। ये बैकस बाचस भी पढ़ा जाता है इसको, बैकस एंड सिरसे का बेटा रहता है। हु इम्प्रिजन्स बाय हर मैजिक इन हिज प्लेस, ये क्या करता है, ये अपने जादू से उसे अपने जादू पर चला देता है द लेडी पर और उसे अपने महल ले आता है। इन डिबेट्स द लेडी रिजेक्ट्स कॉमस हेडोनिस्टिक फिलोसफी एंड डिफेंस टेम्परेंस एंड चैस्टिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसका। तो बाद में वो क्या करता है, अपने जादू से वो उसे बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है, वो अपने जादू से पहले उसे महल में ले आता है, बाद में उसे टेम्प्ट करता है। और इस बहस में द लेडी है वो क्या करती है, कॉमस के जो सुखवादी दर्शन को खारिज कर देती है और अपने टेम्परेंस और चैस्टिटी यानी कि संयम और चैस्टिटी का बचाव उसने करती है। सी इज इवेंचुअली फ्रीड बाय द टू ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंट स्पिरिट एंड द रिवर निम्फ सबरीना, तो उसे बचा लिया जाता है, उसे आज़ाद कर दिया जाता है, किसके, वो अपने दोनों भाइयों और अटेंडेंट स्पिरिट और जो रिवर निम्फ है, जो नदी की अप्सरा सबरीना के हेल्प से उसे उस कॉमस से छुड़ा लिया जाता है। ओके, तो ये स्टोरी है। मतलब एक बहन है, दो भाई हैं, तीनों जाते हैं जंगल में। ये क्या होती है, अपनी भाइयों से अलग हो जाती है। बाद में एक उसकी मुलाकात एक कॉमस से होती है, एक एविल जादूगर से होती है, बहुत दुष्ट जादूगर होता है। वो उसको देखकर उस पर मोहित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने जादू से उसे अपने महल में ले आता है, उससे पे टेम्प्ट करना चाहता है, लेकिन ये अपने टेम्परेंस एंड चैस्टिटी का बचाव करती है। बाद में इसे अपने भाइयों अटेंडेंट स्पिरिट जो थायरिसिस है एंड रिवर निम्फ सबरीना की मदद से इसे छुड़ा लिया जाता है उस दुष्ट जादूगर से, कॉमस से। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में है। ओके, और अल्टीमेटली सी एंड हर ब्रदर्स आर reunited with their parents in a triumphal celebration which signify the heavenly bliss awaiting the wayfaring soul that prevails over trials and travels, whether these are the threats posed by overt evil or the balancement of temptation। आगे क्या होता है कि अंततः वह और उसके भाई एक विजयी उत्सव में अपने माता पिता के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो कि उनके स्वर्गीय आनंद का प्रतीक है, जो यात्रा करने वाले आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये सारी चीज़ें अंत में क्या होती है, बुराई की हार हो जाती है और इन लोग की जीत हो जाती है। ये सारी चीज़ें कॉमर्स में दिखाई गई हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कॉमर्स से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं जल्दी से। कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ की फैक्ट हैं। तो द फर्स्ट सीन ऑफ कॉमर्स ओपन्स इन, यानी कि कॉमर्स की जो फर्स्ट सीन है वो कहाँ किस में ओपन होता है, तो अ वाइल्ड वुड में, एक जंगल में ये खुलता है, यानी कि एक जंगल में इसकी कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एलिगोरिकल स्टोरी ऑफ कॉमर्स सेंटर्स इन वर्चुअस लेडी, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कॉमर्स की जो एलिगोरिकल कहानी है, जो एक प्रतीकात्मक स्टोरी है, वो एक चैस्टिटी महिला पर सेंटर्ड है, एक वर्चुअस लेडी पर सेंटर्ड है। क्या है, हु बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम हर टू ब्रदर्स वाइल ट्रैवलिंग इन द वुड्स, तो वो वर्चुअस लेडी क्या है, जो अपने दोनों भाइयों से बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है, जब वो लोग जंगल में भ्रमण के दौरान, जंगल में जब लोग यात्रा करते हैं उसी दौरान वो अपने भाइयों से अलग हो जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The lady encounters the evil sorcerer named Dash, the son of Bacchus and Circe, who imprisons her by magic in his palace। तो जो लेडी की जो मुलाकात होती है वो दुष्ट जादूगर से होती है, उसका नाम बताना है, तो कॉमस से होती है। कॉमस जो बैकस एंड सिरसे का बेटा होता है, जो अपने जादू से उसे महल में ले आता है लेडी को। नेक्स्ट वन है, इन डिबेट द लेडी रिजेक्ट कॉमर्स हेडोनिस्टिक फिलोसफी एंड डिफेंस। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि बहस में, डिबेट में लेडी कॉमर्स के सुखदायी दर्शन को खारिज करती है और किसका वो बचाव करती है, तो टेम्परेंस का और चैस्टिटी का। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर निम्फ इन कॉमर्स, तो कॉमर्स में जो रिवर निम्फ है उसका नाम क्या है, जो नदी की अप्सरा है उसका नाम सबरीना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं।
द लेडी इज़ इवेंचुअली फ्रीड बाय, तो लेडी को महिला को अंततः महिला को मुक्त कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो उसके दोनों भाइयों के द्वारा बचा लिया जाता है, और किसके अटेंडेंट जो स्पिरिट है थायरिसिस, उसकी हेल्प से, और जो निम्फ है, रिवर निम्फ है सबरीना, इसकी हेल्प से उसे छुड़ा लिया जाता है उस दूसरे जादूगर से। नेक्स्ट वन है द लेडी इन कॉमस इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द वर्च्यू ऑफ। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो कॉमस में महिला है, जो लेडी है, वो किस गुण का प्रतीक है? तो टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। नेक्स्ट, हु स्टैंड्स एज अ फॉयल टू द कैरेक्टर ऑफ कॉमस। यहाँ पे बात कर रही है कि कॉमस के चरित्र के लिए विपरीत के रूप में कौन खड़ा है? तो द लेडी खड़ी है, मतलब ये बहुत ही बुरा टाइप का है, और द लेडी क्या है? बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट वन है द एल्डर ब्रदर इन कॉमस इज प्रेजेंटेड एज एंड हु इज इंक्लाइंड टू सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एल्डर ब्रदर की जो आकृति है वो वास्तव में क्या बनाती है? शुद्धता के गुण के प्रति क्या बनाती है? आई थिंक यही होगा, 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे बात क्या हो रही है? द एल्डर ब्रदर इन कॉमस, यानी कि कॉमस के जो एल्डर ब्रदर है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो चीज़ों को अच्छे पक्ष में देखने के उत्सुक है। तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हर चीज़ में उसे ब्राइट थिंग दिखता है। What makes the figure of speech elder brother really memorable to us in his। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एल्डर ब्रदर की जो आकृति वास्तव में क्या बनाती है? तो इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म फॉर द वर्च्यू ऑफ चैस्टिटी, यानी कि उनका जो इन्फेक्शियस है, यानी कि उनका जो संक्रामक है, उत्साह हमारे लिए स्मरणीय है, इंथुजियाज्म है। ओके, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो एल्डर ब्रदर है, यानी कि जो एल्डर ब्रदर की आकृति वास्तव में क्या बनाती है? तो वो क्या बनाती है? वो शुद्धता के गुण के प्रति एक इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म, मतलब उनका जो इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म है, उत्साह हमारे लिए स्मरणीय है, ये बनाता है इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म। नेक्स्ट वन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन एंड विद द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मिल्टन के निम्नलिखित में से कौन सा वर्क है जो इन लाइनों से समाप्त होता है? तो सी कैन टीच ए हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्पैरी चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। तो कॉमस है, कॉमस की ये लाइनें हैं, और इन लाइनों से कॉमस समाप्त होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जॉन मिल्टन द्वारा लिखित जो ऑनर ऑफ चैस्टिटी के सम्मान में एक मास्क है? तो कॉमस है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन मस्ट बी होर्डेड बट मस्ट बी करेंट एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल पार्टेकन ब्लिश। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? मिल्टन के कॉमस में आती हैं, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं, यहाँ पे 14 पे आते हैं। 14 क्या कह रहा है कि विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन एंड्स ऑन द फॉलोइंग नोट। तो कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन का जो इन लाइनों से एंड होता है? तो लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री सी कैन टीच ई, यहाँ से भी स्टार्ट होता है। लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री सी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्पैरी चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। तो मिल्टन का कॉमस है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। आगे आपका ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि द लास्ट लाइन ऑफ कॉमस एग्जिबिट अ ट्रम्फेंट एक्सप्रेशन ऑफ दैट कॉन्फिडेंस इन द इनविंसिबलनेस ऑफ वर्च्यू व्हेन एडेड बाय डिवाइन प्रोविडेंस एंड देयरफॉर अ फिटिंग कंक्लूजन ऑफ द होल मास्क। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कॉमस का जो आखिरी लाइन है वो सद्गुण की अजेयता में उस विश्वास की विजय अभिव्यक्ति दर्शाती है कि जब ईश्वरीय प्रोविडेंस द्वारा सहायता प्राप्त होती है, और इसलिए पूरे मास्क का एक उपयुक्त निष्कर्ष होता है। मिल्टन्स होल लाइफ रिवील्स हिज अनशेकन बिलीफ इन द ट्रुथ एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ हिज कॉमस। तो आगे बात करें कि मिल्टन का पूरा जीवन उनके कॉमस के अंतिम 2 लाइनों में व्यक्त सत्य के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। तो ये था कॉमस। जो इम्पोर्टेंट है इसका PDF मिल जाएगा। मैंने बताया है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो जहाँ मैंने बताया वो सारा इम्पोर्टेंट है।
बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हिना इंग्लिश क्लासेस करके आप इसे सर्च कर सकते हैं। एंड इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।